Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please like, share and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram whose link is given in the description box. So please go and check it out. तो आज ये हमारा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने लास्ट के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का मीनिंग क्या है, ये एक्ट क्यों आया गया है, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक सेक्शंस पढ़े थे जो है तो बेसिक, लेकिन पूरे एक्ट का जिस्ट सार जो है वो इन्हीं सेक्शंस में है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज जाके उसको देखिए, ठीक है। लेकिन फॉर अ क्विक ब्रीफ लेट अस रिवाइज दैट व्हाट ऑल द सेक्शंस वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका एक प्रीएम्बल समझा था कि ये एक्ट आया क्यों है। तो ये एक्ट इसलिए आया टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारे सेक्शन 1 में क्या पढ़ा था, जो नॉर्मली होता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और उसका एक्सटेंट। फिर सेक्शन 2 में हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस हमने 9 डेफिनेशंस पढ़ी थी। सबसे पहली थी अकोमोडेशन, फिर दूसरी जो डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, दूसरी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी हमारा लैंडलॉर्ड क्या होता है, फिर लॉफुल इंक्रीज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने हमारी चौथी डेफिनेशन पढ़ी थी कि लीज क्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी कि मेंबर ऑफ द फैमिली कौन होते हैं। फिर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी कौन सी होती है, रिपील एक्ट्स कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, टेनेंट कौन होता है, और टेनेंट जो थी वो हमारी लास्ट डेफिनेशन थी। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 3 पढ़ा था जिसमें बताया गया था एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशंस, ठीक है। फिर फोर्थ से हम लोगों ने हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करा था जो था प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। सेक्शन 4 में ये बताया गया था कि कौन कौन सी ऐसी अकोमोडेशंस है जहां पर चैप्टर 2 फॉलो नहीं होता है। फिर हम लोगों ने सेक्शन 5 पढ़ा था जहां पे ये बताया गया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड रेंट है उससे ज्यादा कुछ भी रिकवर आप नहीं करा सकते। फिर हम लोगों ने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि जो अनलॉफुल चार्जेस होते हैं उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। हम आज के वीडियो में हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7 से जो है स्टैंडर्ड रेंट। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। सबसे पहले तो हम जो सेक्शन 7 है स्टैंडर्ड रेंट उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जब ये एक्ट नहीं था उससे पहले भी लोग अपने घरों को रेंट पे दे रहे थे, रेंट कुछ आ रहा था उन लोगों को, तो कैसे, तो उस टाइम पे जो अथॉरिटी ने जो एक रेंट फिक्स करा था, अब यहाँ देखो मैं रेंट यूज कर रही हूँ, मैं स्टैंडर्ड रेंट शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, रेंट यूज कर रही हूँ। मतलब जो अमाउंट उन लोगों ने पहले फिक्स करा था, कोई एक अथॉरिटी थी उसने जो भी अमाउंट फिक्स करा था, अगर वो जो रेंट था वो रीजनेबल था, कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था, ये वर्ड याद रखना, रीजनेबल रेंट, अगर वो रीजनेबल रेंट था तो उसी रेंट को हम इस एक्ट में एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 में वही रीजनेबल रेंट को विच वॉज फिक्स्ड बाय एनी अथॉरिटी बिफोर दिस एक्ट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। लेट्स रीड इट आउट इन प्रॉपर टर्म्स। वेयर रीजनेबल एनुअल रेंट, व्हाट इज इट, रीजनेबल एनुअल रेंट is fixed by previous authority before this act and that too reasonable, so that will be termed as a standard rent. Clear? अब ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब समझते हैं हमारे दूसरे पार्ट को कि 1 जनवरी 1948 अगर हम इसके बाद की चीजें देखें तो हमें यहाँ पर 2 कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इस डेट के पहले क्या पे कर रहे थे और हमारा रेंट कितना ड्यू है, मतलब हमने कितना पेड करा है और कितना ड्यू है हमारा रेंट। तो उस हिसाब से उन दोनों का एवरेज निकाल के उन दोनों पेड और ड्यू को ध्यान में रखते हुए जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा उसको भी हम स्टैंडर्ड रेंट का टर्म दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब समझते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है इसी सेक्शन 7 का, वो है कि अगर लैंडलॉर्ड को जो रेंट है उसको इंक्रीज करना है और अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए है
तो वो सिर्फ 33% ही रेंट को इंक्रीज कर सकता है, और अगर कोई अदर पर्पसेस के लिए है तो वो 70% ऑफ द रेंट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, रेसिडेंशियल और एजुकेशन के लिए है 33 और अदर पर्पसेस के लिए है 70%। ठीक है, लेकिन ये जो इंक्रीज है 70 और 33% आप तभी कर सकते हो जब आपका जो अकोमोडेशन है दैट मस्ट बी इन गुड कंडीशन। ठीक है, अब आता है दूसरी एक और चीज, अगर कोई ऐसी अकोमोडेशन है जो ऊपर की 2 कंडीशंस में नहीं आ रही है, तो जो हमारी म्युनिसिपल है वो उस अकोमोडेशन का असेसमेंट करेगी और उसके बाद एक पर्टिकुलर कोई अमाउंट को फिक्स करा जाएगा, और जो अमाउंट फिक्स हुआ है उससे लैंडलॉर्ड जो है वो सिर्फ 15% ही इंक्रीज कर पाएगा उस अमाउंट के ऊपर जो म्युनिसिपल असेसमेंट के बाद एक अमाउंट फिक्स हुआ है, उसका ही 15% इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइम पे भी, अगर इस कंडीशन में भी कुछ नहीं आएगी, किसी का म्युनिसिपल असेसमेंट नहीं हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेंट हम किसको मानेंगे? क्या होगा? तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होता है उस हिसाब से रेंट फिक्स करा जाता है और उसी रेंट को हम स्टैंडर्ड रेंट माना जाता है। सो आर वी क्लियर अबाउट दिस होल सेक्शन 7? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन इसका। स्टैंडर्ड रेंट में सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर पुरानी अथॉरिटी, इस एक्ट के पहले पुरानी अथॉरिटी ने कोई भी रीजनेबल रेंट फिक्स करा है उसको ही हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में 1 जनवरी 1948 के बाद जो भी ड्यू और पेड अमाउंट है, ठीक है, उसी को हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। फिर तीसरा कि अगर लैंडलॉर्ड किसी फिक्स कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है रेंट को, तो 33% करेगा वो रेसिडेंशियल और एजुकेशनल पर्पस के अकोमोडेशन के लिए और 70% इंक्रीज करेगा अदर अकोमोडेशंस के लिए। फिर अगर कोई भी चीज अकोमोडेशन इन 2 कंडीशंस में नहीं आती है तो वो म्युनिसिपल असेसमेंट होगा और उसका अकोमोडेशन का, और फिर म्युनिसिपल असेसमेंट के थ्रू जो अमाउंट फिक्स होगा उसका 15% लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर सकता है। और कोई भी ऐसी अकोमोडेशन है जो इन सब कंडीशंस में नहीं आती है तो उसका लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो जाता है। आर वी क्लियर नाउ? सो लेट अस फर्दर मूव टू आवर सेक्शन 8। सेक्शन 8, हमारा सेक्शन 8 बात करता है लॉफुल इंक्रीज। अब देखो, जो स्टैंडर्ड रेंट हमने ऊपर फिक्स करा उसी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कैसे उसको इंक्रीज करेंगे? दैट टू लॉफुल तरीके से। इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आपके दिमाग के अंदर जाने चाहिए, इसीलिए। तो सबसे पहले तो सेम चीज, अगर इस एक्ट के पहले वाले एक्ट की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जब हम कोई भी रेंट को इंक्रीज करते थे तो हमें टेनेंट और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद अगर हमें स्टैंडर्ड रेंट को इंक्रीज करना है, वी नीड टू टेक द परमिशन ऑफ RCA, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, एंड द रिटन परमिशन ऑफ टेनेंट। टेनेंट की भी हमें कंसेंट इसमें लेनी ही पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अब आता है दूसरा पार्ट इसका कि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगर हमने कुछ उस घर में, उस अकोमोडेशन में पैसा लगाया है लैंडलॉर्ड ने, तो अलाउड और नॉट अलाउड में हम उसको डिवाइड करेंगे कि कब हम रेंट को इंक्रीज कर रहा ना अलाउड है और कहाँ पे रेंट को इंक्रीज करना अलाउड नहीं है। तो अलाउड कब कब होगा? जब उसमें आपने कुछ एडिशन करा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करा है, या फिर स्टैंडर्ड ऑल्टरेशन करा है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में, उस अकोमोडेशन की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है और उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है तब वो भी चेंज हुई, तब तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो ना। अब देखो, जैसे आपने बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दिया और फर्नीचर बनवा लिया तो दिस इज गुड, तो इसमें तो ऑब्वियसली आप रेंट बढ़ाओगे ही, सही ना। लेकिन अगर आपने कुछ छोटे मोटे से इंप्रूवमेंट्स करे, जैसे टेम्पररी इंप्रूवमेंट्स करे हैं, सिर्फ डेकोरेशन करा है, टेनेंटेबल रिपेयर्स करवाए हैं, जैसे वॉशरूम खराब था तो वॉशरूम को आपने सही करवा दिया, इस केस में आप रेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो टेनेंट की बेसिक नीड की आपने इंप्रूवमेंट करा है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो, तो इस केस में आप
अपना जो रेंट है उसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखो सपोज अगर आपने कुछ एडिशन करा है और अलाउड वाले एक्सपेंसेस उसमें करे, और अगर आपने रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की उसमें परमिशन भी ले ली, ठीक है, और अगर टेनेंट आपको पे नहीं कर रहा है तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाकर केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और जो आरसीए है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, वो टेनेंट को ऑर्डर देगी कि आप हमारा रेंट पे करो, ठीक है। और एक और चीज इसमें है कि आप कितनी मैक्सिमम लिमिट तक वो रेंट को इंक्रीज कर सकते हो, स्टैंडर्ड रेंट को, तो इट इज 10% इंक्रीज, ठीक है। और वो जो अमाउंट है वो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल आप आरसीए की परमिशन नहीं लेते, बिकॉज बार बार आप हर रेंट के साथ वो जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा लिया है उससे वो आप नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन अभी और भी थोड़े बहुत खर्चे हैं जो टेनेंट से लैंडलॉर्ड ले सकता है, ये हमारा सेक्शन 8 का क्लॉज 2 बताता है। जैसे कैसे कौन कौन से खर्चे हो गए, जैसे सबसे पहले तो कौन कौन से खर्चे हुए कि अगर कोई इंप्रूवमेंट करा है, एडिशन करा है या फिर स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन करा तब तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड जो लोकल टैक्सेस है जैसे स्वच्छ भारत का, वाटर टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, ये सारे भी अगर लैंडलॉर्ड पे कर रहा है तो लैंडलॉर्ड का राइट है ये कि वो अपने टेनेंट से ये सारे खर्चे भी मांग सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है रिलेटेड टू टैक्सेस सच एज लैंड टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, इन सब से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस हिसाब से जो एग्रीमेंट के अंदर जो अमाउंट फिक्स हुआ है वो भी टेनेंट को लैंडलॉर्ड को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आर वी क्लियर अबाउट सेक्शन 8 एज वेल। देखो ये जो दो सेक्शन है, स्टैंडर्ड रेंट और लॉफुल इंक्रीज, ये दोनों एक प्रिंसिपल्स हैं कि स्टैंडर्ड रेंट को कैसे फिक्स करें और उसको कैसे इंक्रीज करें। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट कहाँ डिफाइन करा गया है, तो ये सेक्शन 7 में डिफाइन करा गया है। उसके बाद इसका लॉफुल इंक्रीज कहाँ पे दिया गया है, तो इट्स इन सेक्शन 8। और एजुकेशनल और रेसिडेंशियल पर्पस में वो कितना इंक्रीज कर सकता है, तो 33% और अदर्स में 70%। और अगर हमें लॉफुल इंक्रीज करना भी है तो हमें किस किस की परमिशन लगती है और कब लगती है, तो आफ्टर एमपी अकोमोडेशन एक्ट कंट्रोल एक्ट 1961 के बाद हमें आरसीए और टेनेंट दोनों की परमिशन की जरूरत पड़ती है और पहले वाले एक्ट में नहीं पड़ती थी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे के वीडियोस के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।